सुप्रभात छात्रों। आज पुनः मैं हिंदी की कक्षा में संचयन पुस्तक के प्रथम पाठ हरियर काका के शेष अंशों को पढ़ाने जा रही हूँ। हरियर काका पाठ की कुछ जानकारी आपको 3 वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। अब कुछ 3 मुख्य बिंदु शेष हैं, जैसे हरियर काका का अपहरण, उनकी ज़मीन जायदाद और अपनों का व्यवहार, और तीसरा मुख्य बिंदु है विभिन्न घटनाओं का हरियर काका पर क्या प्रभाव। ये 3 मुख्य बिंदु जो हैं इन्हें मैं इस कक्षा में बताऊंगी। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा ही है कि किस प्रकार एक दिन जब ठाकुरबाड़ी में जाकर रहे तब महंत के प्रति उनका क्या भावना थी हरियर काका की। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उनके भाइयों ने जब उन्हें वहाँ से बुलाकर अपने घर ले आए, उसके पश्चात क्या वे उनका विचारधारा थी। तो अब मैं जो प्रथम मुख्य बिंदु बताने जा रही हूँ, आप जानते ही हैं कि प्रथम मुख्य बिंदु है हरियर काका का अपहरण। आप इतना तो जानते ही हैं कि यह समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कि स्वार्थी एवं धन लोलुप होते हैं और उसी लालच में वे कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम अपहरण के बारे में जानेंगे कि हरियर काका का अपहरण ठाकुर के महंत ने किस प्रकार किया। तो आप लोग देखिए, सुनिए इस बात को कि किस प्रकार हरियर काका का अपहरण हुआ। जब ठाकुरबाड़ी के महंत ने हरियर काका का अपहरण किया, जिससे उनके हिस्से की जायदाद को ठाकुरबाड़ी के नाम लिखवाया जा सके, महंत और उनके आदमियों ने काका के अंगूठे के निशान लेने के लिए, उनकी जायदाद को अपने नाम करवाने के लिए हरियर काका को पर बहुत अत्याचार किए। हरियर काका जब महंत का पहले बहुत सम्मान करते थे, किंतु उनकी इस हरकत को देखकर हरियर काका को महंत से घृणा होने लगी। उन्होंने हरियर काका को एक कमरे में बंद कर दिया और उनसे ज़बरदस्ती अंगूठे के निशान लेने चाहे, लेकिन हरियर काका भी ज़िद्दी थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीते जी अपनी 15 बीघे ज़मीन किसी के नाम नहीं करूँगा। इसी बीच हरियर काका के भाइयों को यह बात पता चल गई कि हो ना हो उनका अपहरण महंत जी ने करवाया है। तो उन्होंने पुलिस का प्रबंध किया और महंत की कैद से अपने भाई को छुड़वा लिया। तब हरियर काका के सोचने का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। वे अपने भाइयों के भी व्यवहार को जान चुके थे और महंत के व्यवहार को भी जान चुके थे कि दोनों स्वार्थी हैं। उन्हें लगने लगा कि ना तो ठाकुरबाड़ी के महंत को और ना ही उनके सगे भाई कोई भी उनका सम्मान नहीं करता है। वे तो केवल उनसे उनकी जायदाद हड़पना चाहते हैं। अब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं करेंगे। तो अपहरण की घटना के बारे में आपको पता चल गया कि किस प्रकार उनको ठाकुरबाड़ी के महंत से उनके भाइयों ने धन लोलुप के कारण ही छुड़वाया और अपने घर वापस ले आए। अब भाइयों को भी ये होने लगा कि कहीं हरियर काका अपनी जायदाद 15 बीघे जायदाद किसी और के नाम ना लिख दे, इसीलिए अब भाइयों का भी व्यवहार बदल गया। ये हम लोग दूसरे मुख्य बिंदु को देखेंगे, समझेंगे। ज़मीन जायदाद और अपनों का व्यवहार, ये दूसरा मुख्य बिंदु है, जिसमें हरियर काका के भाइयों को भी हरियर काका के बदले हुए व्यवहार का अनुमान हो गया। वे समझ चुके थे कि अब हरियर काका अपनी जायदाद उनके नाम नहीं लिखेंगे। एक दिन उनके भाइयों ने भी वही तरीका अपनाया जो ठाकुरबाड़ी के महंत ने उनकी जायदाद अपने नाम करवाने के लिए अपनाया था, अर्थात भाइयों ने भी हरियर काका के साथ मारपीट की और ज़मीन को अपने नाम लिखवाने की कोशिश की। तो इस तरह हरियर काका पर उनके भाइयों ने भी अत्याचार किया। काका जोर से चीखे तो लोगों ने उनकी चीख सुनकर उन्हें आज़ाद कराया। अब हरियर काका का अपने भाइयों के प्रति पूरी तरह से मोह भंग हो चुका था। उन्हें पुलिस सुरक्षा दे दी गई और वे परिवार से अलग होकर रहने लगे। अब पूरे गांव में हरियर काका की ही चर्चा थी। कोई उनकी ज़मीन को उनके भाइयों को देने की बात विचार प्रकट करता,
तो कोई उस ज़मीन को ठाकुरवाड़ी को दान में दे देने की बात करता। इस प्रकार पूरे गांव में केवल यही चर्चा चलती रही थी। लेकिन हरिहर काका ये सोच चुके थे कि अपने जीते जी वह अपनी ज़मीन ना भाइयों के नाम लिखेंगे और ना ही वह महंत के नाम लिखेंगे, क्योंकि उन्हें अपने गांव की एक घटना याद आ जाती है कि गांव में एक विधवा थी जिसने अपनी ज़मीन जीते जी ज़मीन किसी के नाम कर दी, और जैसे ही ज़मीन उनके नाम हुई उन्होंने उस वृद्धा को, उस बुढ़िया को धक्का दे दिया। तो यह घटना उनके आँख के सामने से झलकने लगी। तब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ हो जाए वह अपने जीते जी ज़मीन नहीं लिखेंगे। अब तीसरा और अंतिम मुख्य बिंदु है विभिन्न घटनाओं का हरिहर काका पर प्रभाव। अब तक हरिहर काका सब कुछ समझ चुके थे। इन घटनाओं का उन पर इतना गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था कि वे मौन रहने लगे। वे किसी से बात नहीं करते। वो केवल मौन रह के इस स्वार्थी लोगों के प्रति अपने मन में भाव उत्पन्न करने लगे। वे किसी से कुछ नहीं कहते थे, केवल खुली आंखों से आकाश को निहारते रहते थे। अब उन्होंने एक नौकर रख लिया था जो उनका ख्याल रखता था। पुलिस के जवान भी हरिहर काका की खर्च पर मौज उड़ा रहे थे, अर्थात हरिहर काका की जो 15 बीघे ज़मीन थी उस पर जो भी उपज होती थी उस उपज का फ़ायदा दूसरे लोग उठाते थे। इस तरह हरिहर काका को जीते जी यह अनुभव हो चुका था कि कोई उनका सगा संबंधी नहीं है। खून का रिश्ता भाइयों का भी पानी हो चुका था। इस तरह हरिहर काका पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है छात्रों कि आप लोग इस पाठ को समझ गए होंगे और इस सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो यह बहुत ही आसान और एक मर्मस्पर्शी पाठ है जो यह संदेश देता है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सेवा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, ना कि उन्हें वृद्धा आश्रम में रखना चाहिए। तो इस तरह हरिहर काका जो इस पाठ के मुख्य पात्र थे उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको पता चल गया। तो बच्चों, मुझे आशा है कि जब मैं इन प्रश्नों का उत्तर आपसे पूछूं तो आप अच्छी तरह इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएं। धन्यवाद।